नमस्कार बच्चों। हम लोग का इकोनॉमिक्स का जो नोट्स का आंसर बाकी था, आज उसी का रिवाइज करेंगे। इकोनॉमिक्स में जो हम लोग पढ़े थे लेसन 2 9 क्लास का संसाधन के रूप में लोग, आज उसी के बारे में हम लोग जानेंगे, उसी का डिस्कस करेंगे। लेसन 2 हम लोग का था संसाधन के रूप में लोग, अर्थशास्त्र का। आप लोग संसाधन तो जानते ही हैं, किसी भी देश में अगर कोई लोग होते हैं, जनसंख्या होती है, तो वह किसी भी देश का क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। अब संसाधन कहते हैं साधारण समय कि वह वस्तु जो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करती है। तो किसी भी देश की जनसंख्या को भी हम लोग क्या कह सकते हैं? एक संसाधन कह सकते हैं। अब उसी लेसन से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन था उसी का डिस्कस करते हैं। देखिए, मानव पूंजी जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, किसका घोतक है? मानव पूंजी इनमें से किस चीज का निशान है, चिन्ह है? सहज एवं उपलब्ध साधन का भंडार, निपुणता एवं उत्पादक ज्ञान का भंडार, बेकार और अनुत्पादकता ज्ञान का भंडार, इनमें से पहले। तो याद रखिएगा, मानव पूंजी किसको सूचित करता है? तो निपुणता को और उत्पादक ज्ञान के भंडार को। तो हमारा ख नंबर इसमें आंसर। अगला, ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी के बारे में बोला गया पाई जाती है, और उसी क्वेश्चन को घुमा करके दिया है कि शहरी क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो साधारण में याद रख रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र बोला जाए या शहरी क्षेत्र, हमारे क्षेत्रों में जो बेरोजगारी पाई जाती है वो 2 प्रकार की, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में भी 2 प्रकार की बेरोजगारी, और शहरी क्षेत्र बोलेगा तो वहां पर भी 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सुनिए। भारत में बेरोजगारी अधिक होने का कारण क्या है? अब आप लोग देखे होंगे, भारत जैसे देशों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा। जिस देश में बेरोजगारी अगर अधिक होती है तो उस देश में बेरोजगारी का अधिक होने का कारण क्या? अशिक्षा, गरीबी, इनमें से सभी। तो इन सभी को हम लोग बेरोजगारी अधिक होने का कारण मान सकते हैं कि भारत में अशिक्षा भी और स्वास्थ्य, गरीबी, ये तीनों बेरोजगारी बढ़ने का, अधिक होने का मुख्य कारण है। भारत में किस राज्य की न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय? अब प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देखा जाए तो किस राज्य का इनकम सबसे कम है? तो यहाँ बिहार के बारे में याद रखिएगा कि बिहार को लगभग भारत के सभी राज्यों में पिछड़ा राज्य माना जाता है। याद रखिएगा, भारत के सभी राज्यों में पिछड़ा राज्य के रूप में बिहार को ही अधिकांश माना जाता है। तो आपका प्रति व्यक्ति आय पूछेगा, साक्षरता दर पूछेगा, इसमें आप बिहार को आराम से याद रख सकते हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां प्रति व्यक्ति आय भी कम है, पहला। दूसरा, हम लोग कह सकते हैं साक्षरता दर के आधार पर भी बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। अगला क्वेश्चन में आते हैं, शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी नहीं पाई जाती? यहाँ नहीं के बारे में बोला है कि कौन सी बेरोजगारी जो शहर में नहीं पाई जाती है। मौसमी, औद्योगिक, शिक्षित, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, मौसमी बेरोजगारी शहर में नहीं पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? ग्रामीण क्षेत्रों में। जितना भी गांव देहात होता है यहाँ पर ये मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक कौन सा है? ऐसा कौन सा कारक है जिससे हम लोग भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, श्रम। श्रम एक ऐसा कारक है जिससे हम लोग प्रचुर मात्रा में क्या कर सकते हैं? उत्पादन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। उत्पादन के मुख्य कारक कौन नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जिसकी उत्पादन में कोई सक्रिय भूमिका नहीं होती है? तो भूमिका, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी, बाजार। तो याद रखिएगा, बाजार एक ऐसा तत्व है जिसका उत्पादन में कोई भूमिका नहीं होता है। बाद बाकी अगर देखा जाए तो भूमि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, भौतिक पूंजी भी और मानव पूंजी, लेकिन बाजार की कोई सक्रिय भूमिका उत्पादन क्षेत्र में नहीं होती है। सन 2000 में शिशु मृत्यु दर क्या है? अब यह कितनी थी? मृत्यु दर समझते होंगे, शिशु मृत्यु दर की अगर कहा जाए एक तरह से कि प्रति 1000 व्यक्तियों में 1 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं, अगर वह 1 साल से पहले अगर किसी भी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है तो वैसे बच्चों की संख्या के लिए हम लोग शिशु मृत्यु दर शब्द का प्रयोग करते हैं। तो शिशु मृत्यु दर भारत में एक समय बहुत अधिक था, लेकिन धीरे धीरे आज के समय में शिशु मृत्यु दर में कमी आई। लगभग 2000 ईस्वी में शिशु मृत्यु दर कितना था? 75 था। शिशु मतलब बच्चे के मरने की संख्या, तो लगभग 75 के आसपास थी शिशु मृत्यु दर। एक देश का श्रम शक्ति क्या होता है? श्रम शक्ति आप लोग समझते होंगे, किसी भी देश में काम करने वाले पुरुषों
या महिलाओं की जो क्षमता है जहां से उनको काम में रखा जाता है, तो लगभग ये श्रम शक्ति कितना आता है, देखिए 15 से 80 वर्ष बोला है, 15 से 75 बोला है, 15 से 59 बोला है, 15 से 40, तो 15 से 59, क्योंकि 14 वर्ष से अगर कम है तो उसको काम कराना अपराध है, ये एक समस्या। और 60 से अधिक है तो वहां तो रिटायर कर जाता है, या वृद्ध उनको कहा जाता है, वृद्ध बूढ़े, मतलब 15 से 59 वर्ष ऐसा है जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, किसी भी देश का श्रम शक्ति के रूप में कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से क्वेश्चन है कि कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जो जनसंख्या की गुणवत्ता को क्या करता है, बढ़ा देता है, और निम्नलिखित में कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है। क्वेश्चन सेम है तो इनमें से आंसर आएगा इनमें सभी, इनमें सभी। क्या क्या है, साक्षरता दर, मतलब व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, लोगों का स्वास्थ्य है, कौशल निर्माण, इनमें सभी, ये सभी लोगों की या मनुष्य की गुणवत्ता की बढ़ाने में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जीविका चलाने के लिए कितने प्रकार के कार्य किए जाते हैं। साधारण में इतना समझ लीजिए, कोई भी व्यक्ति कितना पोशाक से अपना जीवन काट सकता है, चला नहीं सकता है, काट सकता है। तो कोई भी व्यक्ति के पास कम से कम कोई को पोशाक होना चाहिए, दो, अगर एक पोशाक गंदा हो गया तो दूसरा को खींच के वो पहन सकता है। मतलब कम से कम अगर हम अपने जीवन में 2 प्रकार का कार्य करते हैं, कम से कम 2 प्रकार का, तो हम आराम से अपना जीविका क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो जीविका चलाने के लिए कम से कम कितना प्रकार का, 2 प्रकार का कार्य करना जरूरी है। तो 2 प्रकार के कार्य करने से हम लोग अपनी जीविका को सरलता से, आसानी से चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए ध्यान दीजिए, किस प्रकार की जनसंख्या, अब यहाँ जनसंख्या के बारे में फिर वही पूछा है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर एक भार है, भार या बोझ कह सकते हैं। कैसी जनसंख्या को किसी भी देश में बहुत कम महत्व दिया जाता है और उनको एक बोझ समझा जाता है। कौन सी जनसंख्या, ध्यान दीजिए, शिक्षित स्वस्थ जनसंख्या, अशिक्षित स्वस्थ जनसंख्या, अशिक्षित अस्वस्थ जनसंख्या, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सी ऐसी जनसंख्या है जिसको हम लोग बोझ मान सकते हैं। तो बोझ मानने के लिए हम लोग किसको कह सकते हैं, गौ नंबर, अशिक्षित और अस्वस्थ जनसंख्या, ये किसी भी देश के लिए भार के समान होते हैं। क्यों, क्योंकि ये पढ़े लिखे भी नहीं होते और अस्वस्थ होते हैं। तो इस तरह की जनसंख्या को हम लोग एक देश के लिए बोझ के समान मान सकते हैं। किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति, परिसंपत्ति का अर्थ समझते होंगे जिस पर आपका अपना अधिकार है लेकिन वो आपके अंडर में नहीं है, आपके नियंत्रण में नहीं है। तो यहां पर हम लोग किसको परिसंपत्ति कह सकते हैं, तो शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या को। तो शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या ऐसी होती है जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की क्या कहलाती है, परिसंपत्ति कहलाती है। तो इसके रूप में हम लोग कह सकते हैं शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या। इनमें कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है, तो क्रिया को 3 क्षेत्र में बांटा गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है, अब देखिए, पशुपालन, कपड़ा बुनना, बैंकिंग, ट्यूशन पढ़ाना। अब इनमें से कौन सा है, तो इनमें से पशुपालन हमारा कौन सा क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर किसको डाला जाएगा, पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। कार्यशील पूंजी के रूप में हम लोग किसको मानते हैं, मशीन को। मशीन हमारा क्या है, कार्यशील पूंजी है। औजार, भवन, नगद पैसा, कच्चा माल, इनमें से अगर कहा जाए तो मशीन हमारा कौन सा पूंजी में आएगा, कार्यशील पूंजी के अंदर आता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, देखें, निम्न में से कौन एक गैर कृषि क्रिया है, मतलब जिसका कृषि से कोई संबंध नहीं होता है। क्रिया 2 प्रकार का यहाँ हम लोग समझ सकते हैं, एक कृषि और एक गैर कृषि, जिसका कृषि से संबंध है और जिसका कृषि से कोई संबंध नहीं है। जैसे खेत की जुताई करना, फसल की देखभाल करना, सिंचाई करना और खाद एवं बीज की बिक्री करना। बिक्री करना मतलब बेचना, तो बेचते कहाँ, दुकान में। तो दुकान वाला किस में आता है, गैर कृषि। तो घ नंबर आपका हो जाएगा गैर कृषि। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से बात करते हैं। 16 मतलब नीचे दिए गए कथन को ध्यान पूर्वक पढ़िए। अब यहाँ 2 कथन दिया गया है, दोनों कथन को आपको चुनना है, इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण करते हैं। पहला कथन,
दूसरा कथन, मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति प्रतिफल प्रदान करता है। ये दोनों अगर कथन को सही से ध्यान से समझिएगा तो ये दोनों कथन क्या है, केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है और दोनों गलत है। तो इनमें से लगभग याद रखिएगा ये दोनों के दोनों हमारे कथन क्या है, सही है, दोनों कथन। इसीलिए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। अगला, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो याद होगा आप लोग को, सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लोटो शिविर, ये हमारे दोनों हो जाएंगे। मतलब दोनों पाठ्यक्रम को चलाया गया था ताकि बच्चों की संख्या स्कूल में बढ़ाया जा सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 से देखते हैं। इसमें क्वेश्चन हल्का सा कथन वाला क्वेश्चन दिया गया, इसमें परिभाषा की तरह है, इसमें हम लोग को हल्का पढ़ना पड़ता है डीपली। निम्न में कौन कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? जब प्रचलित मजदूरी दर से कम मजदूरी पर लोग काम करते हैं, जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता। मतलब आप काम करने को तैयार हैं लेकिन आपको रोजगार नहीं मिलता। आप काम करने के लिए तैयार है, आप काम करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको रोजगार ना मिले, काम ना मिले, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बेरोजगारी। तो यहाँ पर ख नंबर आपका बेरोजगारी का क्या है, सही परिभाषा है। अपनी जीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी दुकान खोला, दुकान बोला है, दुकान। श्रवण की यह क्रिया किस प्रकार की क्रिया? अब दुकान आप जानते होंगे, तो दुकान कैसी है, गैर कृषि क्रिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 और इस सब का बात करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानव को अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं? अगर शिक्षा भी है और स्वास्थ्य है तो हम लोग मानव अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं, मानव पूंजी कहते हैं। अगला है, भारत सरकार द्वारा शिक्षा अभियान के बारे में बोला गया। आप लोग इस घटना को, इसके बारे में जरूर सुने होंगे। सर्व शिक्षा अभियान इसको शुरू किया गया था सरकार द्वारा, इसलिए ताकि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिया जाए। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। तो इसका सिंपल सा साधारण याद रखेगा कि भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान शुरू क्यों किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान को शुरू किया गया था। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला क्षेत्र है? मतलब इसको इस तरह समझिए कि सबसे ज्यादा आदमी को रोजगार कहाँ मिला है, काम कहाँ मिलता है? तो सबसे ज्यादा आदमी कौन सा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र से जुड़ा है। सबसे ज्यादा लगभग 2/3 लोग ऐसे हैं जो कहां से, कृषि क्षेत्र से जुड़े। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 से बात करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन यहां बोला है कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किन आवासीय विद्यालय की स्थापना की योजना है? अब आवासीय विद्यालय आप लोग समझते होंगे, जहां रहने की भी सुविधा होती है एक, और दूसरा शिक्षा की भी व्यवस्था होती है। मतलब एक के साथ दूसरा भी सुविधा मिलेगा। तो इसके लिए कौन सा विद्यालय स्थापना किया गया? तो याद रखिएगा नवोदय, जिसके हम लोग बहुत सारे बच्चे तैयारी भी करते हैं नवोदय का। वही नवोदय विद्यालय के बारे में बोला है, जिसमें आपको रहने की, शिक्षा की, दोनों की सुविधा मिलती है। किस राज्य में भूमि सुधार के उपाय से गरीबी को कम करने में मदद मिली, फायदा मिली, जिससे हम लोग गरीबी को कम कर सकते हैं? तो ऐसा कौन सा राज्य है जहां गरीबी को कम करने में सहायता मिली? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, जहां भूमि सुधार कार्यक्रम भी चला था। बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 25 से। 25 क्या बोला, देखिए, भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से क्या है, डैश है, कम, अधिक, बराबर, शून्य। तो आप यहां समझिए इस तरह साधारण, ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है, स्त्री या पुरुष? सिंपल में समझिए, अगर पुरुष ज्यादा पढ़ा लिखा है तो उसके बारे नहीं पूछा है, यहाँ आपसे किसके बारे में पूछा है, स्त्री के बारे, कि स्त्री की साक्षरता दर पुरुष की साक्षरता दर से क्या है? तो स्त्री की साक्षरता दर क्या है, कम है, अधिक है, बराबर है, शून्य है? तो याद रखिएगा कम। स्त्री की साक्षरता दर कम है, किससे कम है, पुरुष से। स्त्री कम पढ़ी लिखी है पुरुष से, मतलब स्त्रियों की संख्या कम है। आर्थिक विकास की दृष्टि से निम्न में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इनमें से आप किसको सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं? याद रखिएगा मानव पूंजी।
मानव पूंजी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सिंचाई हरित क्रांति के प्रसार से किस क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर पैदा हुए? कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ रोजगार सबसे ज्यादा? तो सिंचाई कहाँ होता है और हरित क्रांति कहाँ आया था? कृषि में, तो कृषि आंसर होगा। जिन देशों ने शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश किया वे कौन से देश बने? जैसे आप लोग जापान के बारे में सुने होंगे। जापान सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कहाँ किया? मानव पूंजी में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में। तो जिसके कारण वैसे देश किसमें चले गए? विकसित। तो अधिकांश अगर कोई देश अपने शिक्षा में और स्वास्थ्य में निवेश करता है तो वह किसमें शामिल होता है? विकसित देश में शामिल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 29 से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति किसके महत्व को रेखांकित करता है? तो याद रखिएगा, मानव पूंजी के महत्व को ये रेखांकित करता है। मानव संसाधन किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, जनसंख्या किसी भी देश की मानव संसाधन होती है। कौन सा संसाधन सबसे अच्छा है? किसको आप सबसे अच्छा संसाधन मानते हैं? तो मानव पूंजी को हम लोग सबसे अच्छा संसाधन के रूप में मान सकते हैं। फिर वही क्वेश्चन आया है 32 कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुष की साक्षरता दर है। महिला की अपेक्षा पुरुष की साक्षरता दर, यहाँ किसके बारे में बोला? पुरुष की साक्षरता दर। तो पुरुष की साक्षरता दर क्या है? कम है, अधिक है, बराबर है, क्या है? तो पुरुष की साक्षरता दर अधिक है। याद रखें, पुरुष की साक्षरता दर अधिक और महिला की साक्षरता दर क्या आ जाएगी? कम। लेकिन यहाँ पुरुष के बारे में बोला है तो हम लोग का अधिक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। आप लोग बेरोजगारी के बारे में पढ़े होंगे। मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी। इनमें से आप एक प्रच्छन्न बेरोजगारी को ध्यान से पूर्वक अगर पढ़े होंगे तो इतना याद होगा कि किसी खेत में कितने लोग काम करते हैं? 5 लोग काम कर रहे हैं। उनमें से हम 2 लोगों को क्या करते हैं? काम से हटा देते हैं, तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या किस प्रकार की बेरोजगारी को दर्शाता है? तो याद रखिएगा, जब कहीं पर लोग काम करते हैं उनमें से किसी को हटा भी दे और उत्पादन जैसा का तैसा ही है तो उस तरह का बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी। कहाँ मिलेगा? ये ज्यादा आपको ग्रामीण क्षेत्र में दिखाई देता है। आर्थिक विकास की दृष्टि से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो याद रखिएगा, इसमें मानव पूंजी सबसे महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिला और पुरुष के बीच किसका विभाजन हुआ है? आप इसको साधारण तौर से इस तरह भी समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा आज के समय में या पहले के समय में जब लोग थे तो वह आपस में बटे हुए थे, महिला या पुरुष। किसके आधार पर? तो याद रखिएगा, वह श्रम के आधार पर बटे थे, क्योंकि महिलाओं को हमेशा घर का जिम्मेदारी दे दिया गया और घर के बाहर की जिम्मेदारी किस पर आ गई? पुरुष पर। वह श्रम के आधार पर 2 हिस्सा में बट गए थे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 36। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि शहरी क्षेत्र में अधिकांशतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो शहरी क्षेत्र में क्या है? शिक्षित बेरोजगारी। अधिकांश पढ़े लिखे लोग शहरों में होते फिर भी उन्हें जल्दी कोई रोजगार नहीं मिल पाता है। तो शिक्षित बेरोजगारी कहाँ मिलेगा? शहर में सबसे ज्यादा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको हम लोग कहते हैं मनरेगा, सुने होंगे। ये मनरेगा लागू किया गया था 2005 में केंद्र सरकार द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? कि लोगों को रोजगार देना। अब क्या बोला है, देखो कितने दिनों के रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। गारंटी दे रहा है कि हम कितना दिन का रोजगार उपलब्ध करवा सकते हैं। तो याद रखिएगा, कितने दिन का है यार? 100 दिन का। मतलब 365 दिन में, एक वर्ष में कितना दिन? 100 दिन ये रोजगार गारंटी देता है कि हम उपलब्ध करवाते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा आयु वर्ग एक वयस्क को दर्शाता है? वयस्क जो काम करने की क्षमता को रखता है। तो 15 से 59। और देश, एक देश का श्रम शक्ति है तो सही आंसर आएगा 15 से 59। किसी देश का श्रम शक्ति के रूप में जाना जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। आर्थिक विकास की दृष्टि से निम्न में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मानव पूंजी। मानव पूंजी सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए, यहां तक समाप्त हो गया। नमस्कार।